Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are discussing very important topic, multicollinearity. Collinearity and multicollinearity. It means the measure of linear association, and multicollinearity means when there are more variables, and here it means independent variables, the variable on the right hand side of the equation. And there is some linear association between these independent variables. This is multicollinearity. Now, in this part of discussion, we will discuss its theory, sources, concept, and the sources of multicollinearity, its effects, and what are its remedial measures. Then in the next part, we will be practically indicating, measuring the presence of multicollinearity, its effects on the estimated models, estimated coefficients, their significance, and then we will also discuss the remedial measures. तो सबसे पहले इसका concept क्या है? So defining the multicollinearity, if independent variables develop or do have interdependence. Interdependence means the value of one independent variable is measured by another independent variable, by the value of another independent variable. For example, if x1 plus 2x2 is equal to 5, and you transpose this on the other side, and x1 is equal to 5 minus 2x2, so by substituting the value of x2, you can directly calculate the value of x1. So it means x1 and x2 are interdependent. ठीक है? तो अगर हमारे पास ये हम एक्सेल शीट में x2 की एक सीरीज डेवलप करें तो ऑटोमेटिकली x1 जनरेट हो जाएगा. तो अगर इस किस्म की सिचुएशन हो तो इसको कहते हैं कंप्लीट कोलिनियरिटी. दिस इज परफेक्ट कोलिनियरिटी. परफेक्ट कोलिनियरिटी में एवरी वैल्यू ऑफ one independent variable is obtained from the calculation of another variable. जैसा कि यहाँ पे है, अगर आप x2 को every value of x2 if you multiply it by 2 and you subtract the result from 5, you can get the value of x1. तो इसको कहेंगे perfect collinearity because perfectly they are correlated, 100% correlated. एक linear association है दोनों के दरमियान. लेकिन ये कोलिनियरिटी जरूरी नहीं है रियल लाइफ में, रियल डाटा एनालिसिस में कि ये परफेक्ट हो. इम्परफेक्ट भी होती है. इम्परफेक्ट अगर होगी तो उसमें कुछ सोर्सेज होंगे जो उसको परफेक्ट नहीं होने देंगे. इनको हम रैंडम सोर्सेज भी कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखें, एक और वेरिएबल है x3. नाउ दिस रिलेशनशिप इज बिटवीन x3 एंड x2. Now this is also a relationship and this is also a linear relationship. तो ये भी एक कोलिनियरिटी तो है, लेकिन इसमें एक वेरिएबल है जो v, इसको हम स्टोकेस्टिक वेरिएबल कहते हैं. अब स्टोकेस्टिक वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी, कब होगी, कितनी होगी, उसकी बेस पे ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन x3 एंड x2 ये परफेक्ट नहीं होगा, ये इम्परफेक्ट रहेगा. यानी इनके दरमियान v की वजह से जो रिलेशनशिप निकलेगा वो लीनियर लाइन के ऊपर नहीं होगा. इट विल डिविएट फ्रॉम द लीनियर लाइन. तो इसको इम्परफेक्ट कोरिलेशन कहेंगे या इम्परफेक्ट कोलिनियरिटी कहेंगे. तो परफेक्ट कोलिनियरिटी और इम्परफेक्ट ये तो हमने नंबर से शो किया. लेकिन इसी चीज को क्योंकि हम अगर ज्यादा वेरिएबल्स को ले रहे हैं तो नंबर्स का अक्सर हमें पता नहीं होता कि किस एक्सटेंट तक इनके दरमियान रिलेशनशिप है, x1 x2 का, x1 x3 का, x2 x3 का, या कोई और पेयर वाइज रिलेशनशिप. तो जनरली स्पीकिंग हम ये परफेक्ट कोलिनियरिटी के लिए ये इक्वेशन बनाते हैं. जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, तो इस तरह हम इसको जनरलाइज करके इन नंबर्स को हमने एक सिंबल दे दिया जिसका नाम रखा हमने लैम्डा. और दिस लैम्डा कैन एज्यूम एनी वैल्यू, 1 2 3 कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं. तो ये इनका आपस में रिलेशनशिप है. द प्रोडक्ट ऑफ ये लैम्डा एंड एक्स, ये इनका सम जो है इट इज इक्वल टू 0. अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x1
तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये एक रिलेशनशिप बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x2, x3, x4, xk यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ x1। अब ये तो समझाने के लिए हमने बहुत ज्यादा वेरिएबल्स डाल दिए। ये जरूरी नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तमाम वेरिएबल से कोरिलेट हो। कोई एक या दो से भी हो सकता है, तीन से भी हो सकता है। बहरहाल वो एक के साथ उसका कोरिलेशन हो या एक से ज्यादा हो, उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके इफेक्ट्स होते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिनेरिटी ये है कि व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इंटर रिलेटेड या इंटर डिपेंडेंट। सोर्सेस क्या हैं इसके? सोर्सेज ये हैं कि डाटा कलेक्शन जब हम कर रहे होते हैं, खास तौर पे सर्वे डाटा, क्रॉस सेक्शनल डाटा। मल्टीकोलिनियरिटी क्रॉस सेक्शनल डाटा में भी होता है और ये टाइम सीरीज में भी हो सकता है। तो क्रॉस सेक्शनल डाटा के केस में व्हेन द डाटा कलेक्शन रेंज इज वेरी लिमिटेड, फॉर एग्जांपल अगर हम एक यूनिवर्सिटी में ही डाटा इकट्ठा कर रहे हों, सर्वे कर रहे हों, तो आमतौर पे जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो बैकग्राउंड है, वो एक कॉमन है। वो ये कॉमन फैक्टर आपकी सोच पे, आपके रिस्पॉन्सेज पे, आपके रिप्लाईज पे इफेक्ट कर रहा होता है। इसलिए मोर और लेस सिमिलर आंसर्स आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज या फैसिलिटीज रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी, तो मोर और लेस उनमें एक कॉमन फैक्टर्स कहीं ना कहीं होंगे, इसलिए कि हम एक लिमिटेड स्पेस के अंदर डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। इसी तरह अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट से भी कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी का एक अपना एनवायरनमेंट है, एक बैकग्राउंड है, डायनामिक्स है, तो उस बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कोई सिमिलैरिटी होती है। तो इसकी वजह से आपस में जो वेरिएबल्स का इंटर रिलेशनशिप है या इंटर डिपेंडेंस है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है। ये नंबर वन। नंबर टू ये कि बाज़ औक़ात मॉडल के अंदर कुछ इंट्यूटिवली जो रिलेशनशिप हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो बिल्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हो कि हाउस होल्ड साइज और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इनके दरमियान एक नेचुरल एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा कि जिस घर में कमरे ज्यादा होंगे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती है। अगर उस किसी घर में अगर लोग ज्यादा रह रहे हैं, वहाँ स्पेस ज्यादा है, तो जाहिर है कि हर कमरे में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, तो नेचुरली एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा और इंटरडिपेंडेंस जनरेट हो जाएगी। तीसरा जो सोर्स ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी है वो है बाज़ औक़ात हम पॉलिनोमियल मॉडल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, जिसमें हम ये कुछ फंडामेंटल्स यूज करते हैं, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन, रेवेन्यूज, सेल्स, प्राइस अर्निंग रेशो, इसी तरह सिस्टमैटिक रिस्क बीटा जिसको हम कहते हैं, साइज। तो इनके दरमियान जरूरी नहीं है कि लीनियर रिलेशनशिप हो, इसमें नॉन लीनियर रिलेशनशिप भी होती हैं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो प्राइस अर्निंग रेशो के एक खास कांस्टेंट रेट से बढ़ने से वो उनके दरमियान एक कांस्टेंट रिलेशनशिप या लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप को जब हमने मेजर करना होता है तो फिर हम ये राइट हैंड साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर भी लेते हैं। तो जब इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल मॉडल। पॉलिनोमियल मॉडल क्या होते हैं? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं, जो राइट हैंड साइड पे आप लेते हैं इक्वेशन के, वो सिर्फ लीनियर फॉर्म में नहीं होते, उनका स्क्वायर या उनका क्यूब या उनका रेज टू पावर 4 भी होता है। तो उसकी वजह से एक क्योंकि स्क्वायर या क्यूब फॉर्म जो है वो लीनियर से ही कैलकुलेट होती है, तो नेचुरली चले, आई थिंक इट इज being recorded. Okay. So we were here. So 3 points: polynomial, so data collection in the limited range, constraints in terms of the model which is being estimated. This can be the reason. Polynomial terms, when particularly when the relationship is of non-linear nature, तो उसमें आप तौर पे आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लीनियर फॉर्म भी लेते हैं और उसकी स्क्वायर या और हायर ऑर्डर फॉर्म भी आप लेते हैं, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। इसी तरह एक और जो सोर्स है वो ये कि बाज़ औक़ात हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं और मुख्तलिफ स्टडीज से जो हमें वेरिएबल्स मिलते जाते हैं, हम सारे ऐड करते रहते हैं। तो जब आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत ज़्यादा हो जाएं
तो उसकी वजह से भी उनके दरमियान नेचुरली कहीं ना कहीं कोई कोरिलेशन डेवलप हो जाती है, वेदर थ्योरेटिकली वो इंटरडिपेंडेंस हो या ना हो, लेकिन उसकी वजह से अगर इंटरडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स या कोरिलेशन वो शो होती है तो उसकी वजह से भी मल्टीकोलिनियरिटी होती है। इसी तरह एक और जो फैक्टर है वो खास तौर पे टाइम सीरीज डाटा के बारे में है। आप देखें किसी भी इकोनॉमी की जो बेटर परफॉर्मेंस है, जब उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो उसके बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं। फॉर एग्जांपल इम्प्रूवमेंट या पॉजिटिव ग्रोथ। तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव ग्रो कर रही है, इसी तरह कंजम्पशन पॉजिटिव ग्रो कर रही है, इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगे क्योंकि लोग ज्यादा कमा रहे हैं, और आपकी एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, और ओवरऑल आपकी जो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी या रियल जीडीपी या फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी बेहतर साइड में हैं, तो ये फिर नेचुरली एक ट्रेंड बिल्ट हो जाता है। और क्योंकि देयर इज को मूवमेंट ऑफ ऑल दी वेरिएबल्स, तो उनके दरमियान नेचुरली एक कोरिलेशन बन जाता है, तो उसकी वजह से फिर मल्टीकोलिनियरिटी के इशू आते हैं। ये हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट समझने के लिए अगर आप इस इक्वेशन को देखें ये हमारे पास अगर हम 3 वेरिएबल मॉडल लें, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x2 x3 एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें बीटा 2 की वैल्यू, ये जो स्लोप पैरामीटर्स हैं, स्लोप पैरामीटर्स को हम कैसे मेजर करते हैं? 2 वेरिएबल केस में इट इज कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस, यानी कोवेरिएंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आप मार्केट बीटा कैलकुलेट करते हैं तो उसमें वेरिएंस ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिटर्न एंड मार्केट रिटर्न डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ द मार्केट रिटर्न, इस तरह से आप बीटा कैलकुलेट करते हैं। सेम इज द केस हियर, द स्लोप बीटा जो आप कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द कोवेरिएंसेस टू द वेरिएंसेस। अब ये देखें बीटा 2 की अगर हम बात करें तो दिस इज द फार्मूला, कोवेरिएंस ऑफ y विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 जिसको x2 हमने कहा है, इनटू कोवेरिएंस ऑफ x3 विद x3 जिसको वेरिएंस हम कहते हैं, माइनस कोवेरिएंस ऑफ y विद x3 इनटू कोवेरिएंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक फार्मूला है बीटा 3 के लिए। यहाँ पे x2 की जगह x3 हो जाएगा, यहाँ x3 की जगह x2 हो जाएगा। तो ये जो अगर इंटरडिपेंडेंस हो यानी मल्टीकोलिनियरिटी हो तो ये फार्मूला जो है ये वैलिड नहीं रहता। व्हेन आई से इनवैलिड, तो इनवैलिड इन द सेंस क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में इंटर रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, तो आप एक का इफेक्ट y के ऊपर दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे से इफेक्ट ले रहे हैं। तो x2 का इफेक्ट y के ऊपर x3 से आप एलियनेट नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है इन दी करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ दिस बीटा। तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है, तो ये इसका जो है वो एक इफेक्ट ये है। तो बीटा कोएफिशिएंट जो है ये ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस आप कोई यूनिक वैल्यू आप उसकी मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह जो वेरिएंसेस ऑफ बीटाज हैं ये बड़े हो जाएंगे क्योंकि वेरिएंसेस में भी आपको पता है कि वेरिएंस और कोवेरिएंस, अगर दो वेरिएबल्स आपस में स्ट्रांगली कोरिलेटेड है तो एक अगर इंक्रीज कर रहा है दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है तो उनके वेरिएंसेस कोवेरिएंसेस बढ़ेंगे। और ये आपको पता है वेरिएंसेस जो हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एरर जो हम करते हैं बीटा की स्टैंडर्ड एरर या टी वैल्यूज, तो टी वैल्यूज में डिनोमिनेटर में ये वेरिएंस जो है वो यूज हो रहा होता है स्टैंडर्ड एरर। तो ये स्टैंडर्ड एरर जो है ये वेरिएंस कोवेरिएंस से कैलकुलेट, सिंस कोवेरिएंसेस और कोवेरिएबिलिटी वो बहुत हायर साइड पे होती है, तो इसलिए हमारे ये जो सिग्निफिकेंस है ये रिलायबल नहीं रहते, यानी टी स्टैट्स और एफ स्टैट्स अगेन ये रिलायबल नहीं रहते। बल्कि ऐसा भी होता है कि इंडिविजुअली टी वैल्यूज को देखा जाए तो वो हमें इनसिग्निफिकेंट शो कर रही होती हैं मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से, लेकिन ओवरऑल आर स्क्वायर ज्यादा होता है और एफ भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी होता है कि इंडिविजुअल जो आपके पैरामीटर्स हैं उनकी टी वैल्यूज आपको इनसिग्निफिकेंट प्रूव कर रही हैं, जबकि ओवरऑल सिग्निफिकेंट यानी एफ को देखें तो वो बहुत हायर साइड पे जा रहा होता है या आर स्क्वायर हायर साइड पे जा रहा होता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से
पैदा होती है। इसके अलावा एक और जो सेंसिटिविटी ऑफ द मॉडल ये बढ़ जाती है। एक और इफेक्ट जो है सेंसिटिविटी इन द सेंस, अगर आपके पास मॉडल एस्टिमेट करने के लिए एक सैंपल है, उसमें से आप कोई 5-6 वैल्यूज निकाल के फिर दोबारा से एस्टिमेट करते हैं तो ऑल टुगेदर उसके रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। यानी सैंपल साइज को आप थोड़ा सा कम करें या इंक्रीज करें तो बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन सैंपल साइज या बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ द सैंपल साइज, एक्सपेंशन ऑफ द सैंपल साइज, जो बीटा की वैल्यूज और उनके साइन है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये हम प्रैक्टिकली शो करेंगे, अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो इसकी डिटेक्शन कैसे होती है? सबसे अहम जो इसका डिटेक्शन का मेथड है वो कोरिलेशन मैट्रिक्स है। हमने कोरिलेशन पढ़ा हुआ है, तो पेयर वाइज कोरिलेशन हम कैलकुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कोरिलेशन मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर या यूजिंग एक्सेल या SPSS या एनी अदर सॉफ्टवेयर। तो वो कोरिलेशन मैट्रिक्स हमें बताता है कि हाउ फार दे आर इंटर रिलेटेड, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब सवाल ये है कि कितना हो। इसके ऊपर देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देयर आर डिफरेंट सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स के कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना हो independent variables. We are talking about independent variables. Remember, multicollinearity is the issue associated with the independent variables. So that is why whenever I say correlation या correlation matrix, तो ये independent variables की हम बात कर रहे हैं। तो कितना होना चाहिए? तो correlation coefficient आमतौर पे कुछ जो इसके सपोर्ट में कहते हैं 80% तक जो है, if it exceeds 80%, it is going to be dangerous for the results. The results may not be reliable. आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप एक बीटा को रिजेक्ट करने की बजाय आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे, यानी आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, तो ये आप एरर कर सकते हैं। तो अगर ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट 80% या इससे ज्यादा है तो इट इज गोइंग टू बी डेंजरस। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ग्रुप है इकोनोमेट्रिशियन का, जो रिसर्चर्स का, वो कहते हैं कि इफ इट स्टार्ट्स एक्सीडिंग 50% तो इट इज गोइंग टू बी डेंजरस। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नेचर ऑफ डेटा क्या है, आपकी स्टडीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके वेरिएबल्स की क्या नेचर है, आप क्या करना जा रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्कोप ऑफ द स्टडी ये हमने डिसाइड करना होता है। तो एक तो ये, तो पहला जो डिटेक्शन मेथड है वो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। दूसरा डिटेक्शन मेथड क्या है कि हम देखते हैं कि जो टी स्टैट्स और आर स्क्वायर, तो मुमकिन है टी स्टैट्स हमें शो करें कि बीटाज आर इनसिग्निफिकेंट लेकिन आर स्क्वायर बहुत हाई हो, तो आप समझ जाएं कि देयर इज समवेयर प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम कैन बी मल्टीकोलिनियरिटी। एक और जो वो है आर स्क्वायर ऑफ द ऑक्सिलरी रिग्रेशन, ये बहुत ज्यादा होगा। ऑक्सिलरी रिग्रेशन किसे कहते हैं कि अगर आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट कंसीडर करके बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर रिग्रेस करेंगे, तो जैसे हमने ऑक्सिलरी रिग्रेशन हमने और बहुत सारे तरीकों से, हेटेरोस्किडास्टिसिटी में हम ऑक्सिलरी क्या करते थे, हम म्यू को रिग्रेस करते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। तो मल्टीकोलिनियरिटी के लिए म्यू की बजाय हम एक्स को जब बाकी एक्स के ऊपर रिग्रेस करेंगे तो उसका जो आर स्क्वायर आएगा वो आपके ओरिजिनल मॉडल के आर स्क्वायर से बहुत ज्यादा होगा। तो ये भी एक इंडिकेटर होगा कि मल्टीकोलिनियरिटी वहां पे मौजूद है। एक और जो मेथड है जिसको हम कहते हैं VIF, वेरिएंस इन्फ्लेटिंग फैक्टर। वेरिएंस इन्फ्लेटिंग फैक्टर अगर इफ इट इज एक्सीडिंग 10 तो इसका मतलब है मल्टीकोलिनियरिटी सीरियस है, बट इफ इट इज लेस देन 10 मल्टीकोलिनियरिटी, अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टडीज की नेचर, वेरिएबल्स की नेचर, डाटा और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। तो ये वेरिएंस इन्फ्लेटिंग फैक्टर कहाँ से आएगा? जो हम ऑक्सिलरी रिग्रेशन रन करते हैं, यानी एक एक्स को बाकी एक्सेस के ऊपर रिग्रेस करेंगे, जो उसका आर स्क्वायर आएगा उसको इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, ये 1/1 माइनस आर स्क्वायर आई। तो अगर ये इसका रिजल्टेंट जो है इफ इट एक्सीड्स 10 या इफ इट इज इक्वल टू 10 तो देन मल्टीकोलिनियरिटी इज सीरियस। इसका एक और रेसिप्रोकल जिसको हम कहते हैं टॉलरेंस लेवल। तो टॉलरेंस लेवल आपका 10% से अगर डिक्रीज कर रहा है तो फिर मल्टीकोलिनियरिटी सीरियस है।
तो ये उसी का ही रेसिप्रोकल होता है, लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हम डायरेक्ट भी उससे ये निकाल लेते हैं। तो अभी हम करेंगे उसको प्रैक्टिकल पे जब हम जाएंगे। इसके अलावा एक और जो इसका मेजरमेंट डिटेक्शन मेथड है वो है आइजन वैल्यूज। आइजन वैल्यूज क्या होती है? वेरिएंसेस ही होते हैं बेसिकली, या कंडीशनल इंडेक्स। ये मैक्सिमम आइजन वैल्यूज, मिनिमम आइजन वैल्यू और ये कंडीशनल इंडेक्स, अगर ये सॉफ्टवेयर से हम इसका एक प्रॉपर एक मैथमेटिकल तरीका है, लेकिन हम इस बेसिक इकोनोमेट्रिक्स हम कर रहे हैं, तो बेसिक लेवल पे जो इकोनोमेट्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग है ये हम सॉफ्टवेयर से ही करेंगे। और ये देखेंगे कि अगर CI यानी कंडीशनल इंडेक्स जो है, इफ इट इज ये बिटवीन ये 100 एंड 1000, इसका स्क्वायर रूट होगा 100 का 10, तो इसमें भी जो कंडीशनल इंडेक्स है इसके ऊपर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अगर 10 तक है तो एक्सेप्टेबल, अगर 10 से ये एक्सीड कर रहा है तो देन ये इट इज नॉट मॉडरेट लेवल मल्टीकोलिनियरिटी, इट इज सीरियस मल्टीकोलिनियरिटी। लेकिन जो डोमिनेटिंग रिसर्चर्स या इकोनोमेट्रिशियंस वो कहते हैं कि इफ कंडीशनल इंडेक्स इज एक्सीडिंग 30, यानी ये स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी और ये इससे आप निकाल सकते हैं कंडीशनल इंडेक्स इस फार्मूले से। तो ये अब प्रैक्टिकली हम करके जब देखेंगे, तो अगर ये इफ इट एक्सीड्स 30 तो हम कहेंगे कि मल्टीकोलिनियरिटी इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वी शुड इम्प्रूव इट। लेकिन कुछ हैं जो कहते हैं कि 20% एक मॉडरेट लेवल मल्टीकोलिनियरिटी होगी कंडीशनल इंडेक्स की वैल्यू, but if it exceeds 20% then the multicollinearity is going to be serious। तो इसी तरह अब इसको रिमूव करने का तरीका क्या है? रिमूव करने के कई तरीके हैं। मिसाल के तौर पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि आप लॉग ले सकते हैं, आप रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन अपना फाइनेंस में अक्सर हम रेशो लेते हैं, एसेट्स को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और बाकी जो इंडिकेटर्स हैं आमतौर पे न्यूमरेटर में। जैसे हम डेट टू एसेट रेशो है, डेट इक्विटी रेशो है, या रिटर्न ऑन एसेट है, या रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो इस तरह की ये रेशो फॉर्म में फाइनेंस में तो हम अक्सर करते हैं। तो अगर मल्टीकोलिनियरिटी हो तो आप रेशो में वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका फर्स्ट डिफरेंस लेके यानी डिविएशन फॉर्म लेके भी कर सकते हैं और फर्स्ट डिफरेंस लेके भी। डिविएशन फॉर्म क्या है कि आप वो कैपिटल एक्स की बजाय आप स्मॉल एक्स क्या होता है? कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार या मीन वैल्यू, यानी आप हर एक्स की वैल्यू में से उस पूरी सीरीज का जो मीन है वो हर जगह आप सब्ट्रैक्ट करके उसको इनकॉर्पोरेट करें इंस्टेड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ द वेरिएबल। तो ये इसको मीन सेंट्रिक भी हम कहते हैं। या फिर उसका फर्स्ट डिफरेंस यानी डेल्टा आप इनकॉर्पोरेट, इंस्टेड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एक्स आप डेल्टा एक्स क्या होगा? x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, x4 माइनस x3, इस तरह करके भी आप कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल तरीके हैं। इसी तरह एक और तरीका ये है कि जो बहुत ही अगर सीरियस प्रॉब्लम है कोई से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, तो हम उनमें से कोई एक ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे रिसर्चर्स और इकोनोमेट्रिशियंस जो हैं वो इस ऑप्शन को अच्छा नहीं समझते कि आप जो आर ड्रॉपिंग द वेरिएबल, बिकॉज दैट मे क्रिएट स्पेसिफिकेशन एरर। जो रेलेवेंट वेरिएबल है आप मुमकिन है उसको ड्रॉप कर दें। तो इट इज बेटर टू ट्रीट द वेरिएबल इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग। एक और जो तरीका ये है कि हम फैक्टर एनालिसिस क्या होता है कि जो आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस के आपके जो 20-30 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो यू कन्वर्ट देम टू लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स which are not related, which are not correlated। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड या ये जो मैंने बताया फैक्टर एनालिसिस या प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड, ये क्या है? इट इज इन एक लाइन में अगर हम कहें तो इट इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग स्ट्रॉन्गली कोलिनियर वेरिएबल्स टू नॉन कोलिनियर वेरिएबल्स, जिसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी जो डायगोनल के ऊपर ये जो वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान हम रिलेशनशिप को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा स्टेप वाइज रिग्रेशन, ये SPSS के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डालें और इस रिग्रेशन को रन करें, तो उससे
जो आपस में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे और बाकी जो बचेंगे वो सिर्फ सिग्निफिकेंट, यानी आप एक बेंचमार्क दे देते हैं कि 5% से ज्यादा पे 5% पे कम पे जो सिग्निफिकेंट है उनको रखे और बाकी ड्रॉप कर दे। तो ये हम यहाँ रुकते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. We will continue the topic of multicollinearity. In the last lecture, we discussed the concept of multicollinearity. And what is the concept of multicollinearity? It is the issue associated with the correlation or linear association of the independent variables. For example, independent variable xi takes the effect from other independent variables. या तो इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट किस्म की रिलेशनशिप होती है या इम्परफेक्ट रिलेशनशिप होता है। लेकिन अगर परफेक्ट रिलेशनशिप हो तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये जो फार्मूला है ये अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइन इन द सेंस क्योंकि न्यूमरेटर में भी कोवेरिएंसेस हैं और नीचे वेरिएंसेस हैं। तो कोवेरिएंसेस में जब हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पुट कर देते हैं तो ये अनडिफाइन हो जाता है। ऊपर नीचे, नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाती है और ऊपर तो नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड या इंफिनिटी। तो इस किस्म के इशू आते हैं जब मल्टीकोलिनियरिटी हो, विच इज वेरी सीरियस। तो परफेक्ट कोलिनियरिटी के लिए ये हमने बताया था लास्ट लेक्चर में। और इम्परफेक्ट में ये है कि जब ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कंप्लीटली दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ना निकले बल्कि कुछ और फैक्टर उसके अंदर ऐड होके उस रिलेशनशिप को वीकर कर दें। तो सोर्सेज ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी मैंने बताया, स्मॉल सैंपल साइज या डाटा कलेक्शन की जो कलेक्शन है इट इज विद इन द लिमिटेड रेंज, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मॉडल में डाल दें, या आपका जो मॉडल है उसके अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल क्या कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर भी हो नॉन लीनियर भी हो, यानी स्क्वायर क्यूब हायर ऑर्डर इस तरह से हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो अगर बढ़े तो परफॉर्मेंस बेहतर होती है, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से तो नहीं बेहतर होती। ये तो नहीं है कि आप डेट इक्विटी रेशियो 10% बढ़ाते जाएं तो परफॉर्मेंस 10% इंप्रूव होती जाएगी, नहीं। वो क्योंकि एक लिमिटेशन होती है। आपको पता है एजेंसी कॉस्ट थ्योरी और ये सारी फाइनेंशियल थ्योरी जो है ये हमें बताती हैं कि ये रिलेशनशिप कभी भी कांस्टेंट पाथ पे नहीं होगा। तो इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन हमें यूज करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द फंक्शन, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। तो उसकी वजह से फिर कोलिनियरिटी के इशू भी हमारे पास आते हैं। इसी तरह इफेक्ट्स ऑफ मैनी वेरिएबल मैंने बताया, और इसी तरह ये जो है उसके इफेक्ट्स ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, जैसे मैंने बताया कि बीटा जो है वो अनडिफाइंड हो जाते हैं या इनएफिशिएंट हो जाते हैं। कोई यूनिक वैल्यू आप बीटा की नहीं फाइंड कर सकते। सैंपल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, अगर आप सैंपल थोड़ा सा इंक्रीज करें डिक्रीज करें तो बीटा की साइन और वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसी तरह आर स्क्वायर जो है वो बहुत हाई इंडिकेट होता है, एफ स्टैटिस्टिक सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन टी स्टैट जो है वो शो करते हैं कि सिग्निफिकेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस इंटरवल लार्ज हो जाता है जिसकी वजह से आप रिजेक्शन की बजाय आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। और डिटेक्शन के कई मेथड हैं, तो आज हम इसी डिटेक्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो चलते हैं फौरन ही। ये हमारा डाटा सेट है जिसको हम यूज कर रहे हैं, आवर्स। ये मॉडल मैंने आपको बताया था कि ये है क्या। ये मॉडल है बेसिकली इट इज रिलेटेड टू ये वेरिएबल्स हैं हमारे। तो ये मैरिड वुमेन्स आवर्स ऑफ वर्क इन द लेबर मार्केट का ये मॉडल है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वुमेन्स के वर्किंग आवर्स जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। यानी मैरिड वुमेन डिसाइड टू वर्क लॉन्गर आवर्स या शॉर्ट आवर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं। उसमें बहुत सारे फैमिली रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें ये 15 फैक्टर्स जो हैं वो लिस्ट किए गए हैं, जिसमें मदर्स एजुकेशन, फादर एजुकेशन, जॉब मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन,
एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह, ये सारी फैक्टर्स जो हैं उसमें शामिल हैं। तो यही ये वेरिएबल्स हमारे पास, और ये मैंने ये डाटा कहाँ से लिया, इसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि इकोनोमेट्रिक्स बाय एग्जांपल की कंपेनियन वेबसाइट से ये डाटा फ्रीली डाउनलोडेबल है, आप भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने ये डाटा फाइल डाउनलोड करने के बाद इसको थोड़ा सा रिफाइन किया है, इसमें से जो इररिलेवेंट वेरिएबल्स हैं उनको डिलीट कर दिया है। तो ये किया, उसके बाद अब हम पहला स्टेप क्या है कि हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। तो मैं डाटा में जाऊंगा, डाटा एनालिसिस टूल पैक, और इसमें कोरिलेशन का फंक्शन, ये कोरिलेशन का फंक्शन है, और ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और लेबल को चेक करना इसलिए जरूरी है बिकॉज इन द हेडर रो देयर आर नेम्स ऑफ द वेरिएबल। ये मैंने किया। उसके बाद आउटपुट रेंज में हमने बताना है कि वेयर वी वांट टू सी आवर रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने ओके किया, तो ये हमारे पास सबसे पहले कोरिलेशन मैट्रिक्स आ गया। इस कोरिलेशन मैट्रिक्स पे ये देखने के लिए, क्योंकि 15 वेरिएबल्स हैं, तो अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो उस तरह से टाइम लगता है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कंडीशनल इसकी फॉर्मेटिंग कर दें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि आप हाईलाइट करते हैं वैल्यूज बिटवीन। अब बिटवीन के लिए आप ऑप्शन दे दें कौन सी। फॉर एग्जांपल ये कोरिलेशन बिटवीन 0 and 1 होता है, और हमने कहा है कि एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ये कहता है कि अगर 50% या इससे ज्यादा है कोरिलेशन, तो मल्टीकोलिनियरिटी सीरियस हो जाएगी। और कुछ इकोनोमेट्रिशियन कहते हैं कि 80% यानी 0.8 अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट है या उससे अबव है तो ये सीरियस होगी, उससे नीचे है तो इट इज इग्नोरेबल। तो हम दोनों ऑप्शन यहाँ पे, मैं यहाँ पे 0.9 और 0.4 के दरमियान मैं देख लेता हूँ, तो वो वैल्यूज जो हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। ओके किया, तो ये वैल्यूज मेरे सामने हाईलाइट हो गई हैं। अब आसान है, हम उन वेरिएबल्स को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं इनकी वजह से मल्टीकोलिनियरिटी पॉसिबली हो सकती है। याद रखें, मल्टीकोलिनियरिटी पॉसिबली इसलिए हम कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि मल्टीकोलिनियरिटी मैनी टाइम्स इज नॉट अ बिग इशू। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, लॉग लेते हैं, रेशो लेते हैं, तो ये मल्टीकोलिनियरिटी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। लेकिन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर हम 50% बेंचमार्क रखते हैं, तो इसमें जो सीरियस वेरिएबल हमें लग रहे हैं, एज ऑफ द मैरिड वुमन और ये जो है हर हस्बैंड एज, उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। नेचुरली होता भी है क्योंकि एज डिफरेंस मियाँ बीवी के दरमियान कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, तो 88% इसलिए कोरिलेशन है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इस वेरिएबल को हम ड्रॉप करें या क्या करें। सेकंड आप देखें, एजुकेशन ऑफ द मैरिड वुमन जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसके हस्बैंड की एजुकेशन, ये भी एक नेचुरली एक कोरिलेशन होता है, क्योंकि पढ़े लिखे मर्द जो है पढ़ी लिखी औरतों से ही शादी करते हैं। प्रायोरिटी यही होती है, अगर ना हो तो फिर अनरेस्ट और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक फैक्टर है। इसी तरह अगर आप देखें कि हस्बैंड वेज और फैमिली इनकम के दरमियान एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, नेचुरली होता है, क्योंकि फैमिली इनकम का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो हस्बैंड इनकम होती है। इसलिए इसी तरह अगर आप इसको देखें, ये मदर्स एजुकेशन और फादर एजुकेशन नेचुरली रिलेटेड होते हैं अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं। इसी तरह आगे भी अगर ये देखें, ये मदर्स एजुकेशन और उस मैरिड वुमन की अपनी एजुकेशन के दरमियान भी टू सम एक्सटेंट एक रिलेशनशिप है। लेकिन बहरहाल मियाँ बीवी के एजुकेशन के दरमियान तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, लेकिन पेरेंट्स और बच्चों की एजुकेशन के दरमियान भी एक रिलेशनशिप होता है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को धोखा दे जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाता है या वीक हो जाता है। तो एक तो ये एक इंडिकेटर है, सबसे पहला स्टेप मल्टीकोलिनियरिटी को पढ़ने का, वो कोरिलेशन मैट्रिक्स है। तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल दें, एक बेंचमार्क डिफाइन करें। हमने 50% बेंचमार्क डिफाइन किया, तो हमने देखा कौन से पॉसिबल वेरिएबल्स हैं जो स्ट्रांगली रिलेटेड हैं या अबव एवरेज रिलेटेड हैं, और उनको फिर हमने केयरफुली देखना होगा कि बिकॉज ऑफ विच मल्टीकोलिनियरिटी इशू मे अराइज एंड द रिजल्ट्स मे बी इफेक्टेड। तो यहाँ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में
और बाकी फैक्टर्स करते हैं। तो यहाँ तक थैंक यू।